फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज में। आज फिर मैं एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ और आज की कहानी है एक प्यारे से जिन की। दोस्तों, अगर आपको भूतों की कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। मेरा नाम कृष्णा है। मैं राजस्थान के अजमेर जिला में रहता हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो कि खुद मेरे ही साथ हुआ था। वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और हमेशा से मैं ये मानता हूँ कि हर कोई चीज के पीछे लॉजिक जरूर होता है, लेकिन मेरी ये सोच उस दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ था। ये 2019 की बात है, जब मैं कॉलेज एग्जाम खत्म करके एकदम फ्री हो चुका था। तो हम सब घर वाले मिलके घूमने के लिए मेरे नानी के पास चले गए। मेरे नानी के घर मध्य प्रदेश के नीमच के एक छोटे से गांव में है। हम लोग सुबह की ट्रेन पकड़े थे और शाम को ही हम सब पहुंच गए। और साथ ही मैं ये बता दूं कि मेरे 3 मामा हैं। उसमें से एक मामा नानी के घर से थोड़ी ही दूर पे रहता है। जब हम घर पहुंचे तो 2 मामा काम पे गया हुआ था। घर में सिर्फ मेरे नानी, मामी और मामा की लड़का अजय था। अजय से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। घर पहुंचने के बाद मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, पर पापा बोले चलो घूमने चलते हैं। मेरे जाने का मन तो नहीं था, पर पापा ने कहा, इसलिए मैं तैयार हो गया। नीमच के आसपास जो लोग रहता है वो जानते होंगे कि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस दरगाह है जिसको हुसैन डिग्री के नाम से बुलाते हैं। तो मैं और मेरे पापा उस दरगाह पे घूमने निकल पड़े और फिर थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। अपनी बात करूँ तो मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। सर में दर्द हो रहा था और साथ ही भूख भी लग रही। वापस आते हुए पापा बोले कि यहाँ पास में एक और दरगाह पड़ता है, अब यहाँ आ गए हैं तो उस जगह भी हो आते हैं। मैंने कहा ठीक है। दरगाह के बाहर फूलों की दुकान लगा हुआ था। हम वहाँ से फूल लिए और अंदर चले गए। मेरे सर के दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अंदर जाके हम लोग फूल चढ़ाए और देखा कि मौलवी साहब भी बैठे हुए थे। मौलवी साहब ने हमें देख के कहा, आप लोगों को देख के लगता नहीं आप लोग यहाँ का हो। तो हम मौलवी साहब को बताया कि हाँ, हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग अजमेर शरीफ से आए। ये सुन के वो बहुत खुश हो गए और हमसे बातें करने लगे। मुझे तेज प्यास लग गई थी। मैं मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने बताया दरगाह के पीछे की तरफ एक पाँव है। तो मैं चला गया और पापा वहाँ बैठ के बात करने लगे। तो मैं जब दरगाह के पीछे पाँव की तरफ पहुँचा तो देखा एक लड़की बुर्खा पहने हुए पानी भर रही थी। तो मैं उसकी थोड़े पीछे जाके खड़ा हो गया। वो शायद अपनी बोतल में पानी भर रही थी। मैंने कहा, अगर आपको हो गया हो तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप पानी भरती रही। पानी भरने में उसे कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था। मैंने एक बार फिर से उससे पूछा तो वो पलटी और मेरे तरफ बोतल बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी, आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। आपको बहुत प्यास लगी है ना?
मैं बिना उसके चेहरे की तरफ देखे जल्दी से पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो बस देखते ही रह गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इस दुनिया की हो ही ना। अगर उसकी तारीफ करने बैठूं तो शब्द ही कम पड़ जाए। उसने मेरे ध्यान तोड़ते हुए बोली, कहाँ खो गए जनाब? मैंने कहा, कुछ नहीं। तभी वो अपने पास से एक मिठाई के डिब्बे निकाला और एक मिठाई मुझे देते हुए कहा, ये लीजिए, आपने ऐसे मिठाई कभी नहीं खाए होंगे। मैंने जब वो मिठाई खाए तो वो वाकई ही में बहुत स्वादिष्ट थे। फिर वो मुझे और 2-3 मिठाई दी और बोली, ये लीजिए, खाइए, आपको तो भूख भी लगी है ना। फिर वो बोली, आप तो यहाँ का नहीं हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं राजस्थान अजमेर में रहता हूँ। फिर हम कुछ और बातें करने लगे। उसकी बात करने का अंदाज बहुत प्यारा था। फिर वो बोली, अब आपको जाना चाहिए। तो मैं उसको पानी और मिठाई के लिए शुक्रिया कहा, साथ ही ये कहा कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी बोली कि मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर वो जाते हुए थोड़ा रुकी और बोली कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? इतनी खूबसूरत लड़की को कौन मना कर सकता था। मैंने उसको हाँ कर दिया और मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने उसका नाम अजीम बताया। बहुत अच्छा नाम है, मैंने कहा। फिर वो बोली, पर मैं आपको काना कहकर ही बुलाऊंगी। मेरे माँ मुझे काना कहकर ही बुलाती थी। मैंने उससे कहा कि दोस्त तो रोज मिलते हैं। वो हंसते हुए बोली कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगा तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है? वो बोली, ठीक पता चल जाएगा। और इससे पहले मैं और कुछ पूछता कि तभी वो बोली, आपका पापा जी आपको बुला रहा है। मैंने गौर किया तो सच में मेरे पापा मुझे बुला रहा था। मैंने पीछे पापा की तरफ देखा, फिर मैं अजीम की तरफ पलटा तो देखा वो वहाँ से जा चुका था। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि कोई इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। फिर मैं जल्दी से पिताजी के पास गए तो वो मुझसे पूछने लगे कि इतनी देर कहाँ लगा दी। मैंने कहा, बस ऐसे ही मैं खुली हवा में थोड़ा देर के लिए बैठ गया था। फिर हम वहाँ से निकलने लगे। फिर मैं नोटिस किया कि मेरे सर के दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था और साथ ही भूख भी नहीं लग रहे थे। घर जाते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आंखों के सामने सिर्फ अजीम का चेहरा ही नजर आ रहा था। घर पहुंचा जब तक मामा जी भी आ चुके थे। फिर हम लोग सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद मैं और मेरे मामा के लड़का अजय बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। अजय ने बताया वहाँ से कुछ ही दूर एक मंदिर है, वहाँ घूमने चलते हैं। हम दोनों वहाँ जा ही रहे थे कि इसी बीच अजय के एक दोस्त वहाँ आ गए। उसने अजय से कुछ बात किया तो अजय ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ काम है तो मंदिर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। फिर उसने मुझे मंदिर के रास्ता बताया। उसने मुझसे कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि आगे रास्ते में तुमको 2 गलियां दिखाई देंगी। तुमको उन दोनों में से दूसरे वाली गली में जाना है। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं आगे जाने लगा। जाते हुए मन ही मन मैं सिर्फ अजीम के बारे में ही सोच रहा था। फिर थोड़ी देर चलने के बाद मुझे उस रास्ते में से आगे 2 गलियां दिखाई दी, लेकिन उन दोनों ही गलियों में अंधेरा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस गली से निकल जाना है।
तो मैं ज्यादा ना सोचते हुए उनमें से एक गली में चला गया। वो गली बिल्कुल सुनसान था, कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ घर तो थे लेकिन उनमें कोई नहीं रहता था। लग रहा था कि सालों से ये गली वीरान पड़ा है। थोड़ी दूर आगे जाके मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद की पेड़ है। उस पेड़ को देख के मुझे बहुत ही डर लग रहा था। एक बार तो मैं सोचा कि वापस पीछे चला जाऊं, लेकिन मैं काफी अंदर तक आ चुका था। अब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा ही था कि मैंने देखा उस पेड़ की टहनियां बहुत जोरों से हिलने लगी। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मैं देखा कि उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लेकिन मैं अंधेरे में उसको ठीक से देख नहीं पा रहा था। और तभी वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगे और मुझसे कुछ ही कदम दूर आके रुक गए। तभी मैं उस औरत की चेहरा देखा। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था और वो पूरी जली हुई थी। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वहां जैसे बिल्कुल जम सा गया था। वो औरत मेरे पास आते जा रही थी और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे कान्हा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो अजीम की आवाज थी। आवाज सुन के मैं पीछे पलटा तो देखा कि अजीम मेरे पीछे खड़ी थी। अजीम को देखकर मेरे जान पे जान आए। मैं डर की मारे सीधा उसको गले से लगा लिया। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, आपने उसको देखा क्या? वो बोली, किसको? मैंने कहा, वो डरावना औरत। वो बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने पलट के देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुका था। मैंने कहा, अभी तो यही थे। अजीम बोली, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। फिर वो बोली, कान्हा, हमको यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने भी हामी भर दी। फिर जब हम दोनों वहां से जा रहे थे तब मैं नोटिस किया कि अजीम कुछ बड़बड़ाता हुआ चल रही थी, जैसे कि कुछ पढ़ रहा हो। वो मुझसे भी कुछ बोल नहीं रही थी। फिर हम उस गली से बाहर आ गए। अजीम उस गली से बाहर आते ही नॉर्मल हो गए थे। उसने वो सब पढ़ना बंद कर दिया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। हम दोनों बातें करते करते मंदिर के सामने पहुंच गए। वो बोली, अब मंदिर हो आइए, मैं यहीं आपकी वेट करती हूँ। फिर मैं जल्दी से मंदिर में जाके दर्शन किया और बाहर आए तो देखा अजीम बाहर ही खड़ी थे। फिर हम दोनों बातें करते हुए वहां से चलने लगे। मुझसे उससे बातें करने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो ऐसे थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे आ गए हो। फिर थोड़ी दूर जाके बोली कि कान्हा, अब आपका जाना चाहिए। वैसे भी आपका घर आने वाला है। मैंने उससे कहा, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। वो बोली, आप खुश तो मैं भी खुश। इतना कह के वो वहां से जाने लगी। उसके बाद मैं भी अपने घर आ गया। पर एक बात मैं नोटिस किया कि वो जब भी मुझसे बात करती थी तो ऐसा लगता था कि वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। घर आके मैं उस गली के बारे में अजय से पूछा तो अजय ने जो बताया उसे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उस गली में बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो कि काला जादू करती थी, इसीलिए वहाँ के लोग उससे बातें नहीं करते थे। उस औरत के स्वभाव ऐसे थे कि उससे जरा सा कुछ बोलने पे वो सबको गाली देती थी।
एक दिन उस औरत के पूरे शरीर में आग लग गई। वो जलती हुई लोगों से बचाने के लिए चीखने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं किया। मरते हुए उसने बोली कि वो अब इस गली में किसी को भी रहने नहीं देगी। इतना कहकर उसका उस पेड़ के नीचे ही मौत हो गई। उस दिन के बाद उस औरत की आत्मा वहाँ के लोगों को परेशान करने लगी। इसीलिए धीरे धीरे उस गली के सभी लोग वहाँ से चले गए। वो गली बिल्कुल खाली हो गई। वहाँ के लोग उस गली को काली गली के नाम से ही बुलाने लगी। फिर अगले दिन मैं अजय के साथ शहर जाके खूब मस्ती किया और दोपहर में घर आके खाना खा के सो गए। फिर शाम को जब मैं उठा तो मामी ने बताया, तुम्हारे मम्मी पापा नानी दूसरे मामा के घर गए हुए हैं। आज रात की खाना तुम्हारी वहाँ पे ही है। मैं अजय के बारे में पूछा तो मामी ने बोला, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जब वो आए तो तुम दोनों साथ ही उस मामा के घर चले जाना। मैंने सोचा पता नहीं अजय को वापस आते कितने देर लगेगा, तो मैं अकेले ही मामी को बिना बताए दूसरे मामा के घर के लिए निकल गया। लेकिन वो मेरे सबसे बड़ा गलती थे। मैं शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। बचपन में मैं जब भी मामा के घर जाता था तो अक्सर उसी रास्ते से जाता था, लेकिन अब वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो रखा था। वो एक कच्चा रास्ता था। उसके बीच में एक जगह है जहाँ खंबा पड़ता है। मैं उसी रास्ते से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो खंबा आ गया था, लेकिन उस खंबे के पास पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। खंबे को पार करके मैं थोड़े ही दूर आगे बढ़ा था, तभी पीछे से ऐसे आवाज आया जैसे बहुत ही भारी चीज खंबे से नीचे गिरा हो। पीछे मुड़ के देखा तो मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। पीछे एक लंबा सा काली परछाई खड़ी थी, जो कि मेरे देखते ही देखते एक आदमी की रूप ले रही थी। उसके पूरे चेहरे पे कटे के निशान थे। फिर वो डरावना आवाज पे बोला, तू मेरे इलाका में आ चुका है, लेकिन अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। वो सुन के मेरी तो जान ही निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, कान्हा। मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो अजीम थे। वो जल्दी से मेरे हाथ पकड़े और बोले, यहाँ से जल्दी चलो। चलते हुए मैं देखा वो फिर से कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। फिर उस गली से बाहर निकल के उसने कुछ पढ़ा और मेरे चेहरे पर फूंक मारी और कहा कि खतरा अभी गया नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं जब तक हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर मैं अपने मामा के घर जाने लगा। जाते हुए मैं बार बार पीछे मुड़ के अजीम को देख रहा था। अजीम को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है। मैं घर में घुसते ही मुझे अकेला देखकर सब हैरान हो गया। सबने पूछा, तो अकेला कैसे आ गया? और मेरे दादी ने पूछा कि तो किस रास्ते से आया है? कहीं तो उस खम्बे वाले रास्ते से तो नहीं आया? इतना ही पूछा था कि मैं बेहोश होकर जमीन में गिर गया। जब मैं बेहोश था तब मैं एक सपना देखा था कि वो खम्बे वाले परछाई को अजीम ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए जला डाला। इतना देखकर मेरे आँख एकदम से खोल गया। आँख खोलते ही मैंने देखा कि मेरे पास बैठे हुए मम्मी पापा रो रहा था और एक मौलाना साहब मेरे पास बैठा हुआ है। मम्मी पापा को रोते देख मैंने इसकी वजह पूछा तो बताया कि मैं पूरा 2 दिन तक बेहोश था और 2 दिन के बाद मुझे होश आया है, और वो भी मौलाना साहब की वजह से ही।
कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। तब जाके मेरे दादी मौलाना साहब को दिखाया तो मेरे होश आया। मौलाना साहब जाते हुए मेरे दादी से कहा, इसे कल दरगाह पे ले आना, ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। और अगले ही दिन दादी ने मुझे लेके दरगाह चले गए। मौलाना साहब दादी से बोला, इसे यहीं पे ही छोड़ दो, तुम शाम को आके इसे ले जाना। उसके बाद मौलाना साहब मुझे लेके एक घर में आया और बोला कि आज तुम्हें तुम्हारी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, पर एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे मम्मी पापा का इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे मम्मा पापा का और इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम उन्हें मत छोड़ना। इतना कहकर वो चले गए। मुझे इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि घर में कुछ सफ़ेद धुआं जैसे कुछ आया है और देखते ही देखते वो धुआं अजीम के रूप ले लिया। इस बार जब मैं अजीम को देखा तो उसके माथे पे एक ताज था। मुझे ये देख के सब समझ आ गया कि अजीम कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। अब अजीम बोली, मैं एक जिन हूँ, मैं अपनी दुनिया में राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हें पहली बार दरगाह पे देखा था और देखते ही मुझे तुम पसंद आ गए थे, पर मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ न बता सका क्योंकि तुम तब तैयार नहीं थे ये सब सुनने के लिए। मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे? उसकी ये सब बात सुन के मुझे मौलाना के बात समझ आ गया कि क्यों वो तब ये सब मुझे कह रहा था। मैं अजीम को कहा कि तुम जैसे मुझे मोहब्बत करती हो वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और उन लोगों को मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतना सुन के अजीम को सब समझ आ गया और वो रो पड़ा और कहा कि मैं अपनी दुआ में तुम्हें हमेशा याद करूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। फिर मौलाना साहब आके उस घर से मुझे बाहर निकाला और बोला कि तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। हम इंसान हैं और हमें इंसानों के बीच ही रहना चाहिए। शाम को दादी आके मुझे ले गया। उस दिन के बाद से अजीम मेरे सामने और कभी भी नहीं आया। आज भी मुझे वो सब बात याद आती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। अगर आपको कहानी सुनने के बाद अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर कीजिएगा। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।